हेलो दोस्तों, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप एमसीपी सर्वर को एक एआई के कंसेप्ट की तरह मत देखो। ये जस्ट एक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व करता है। आज की इस वीडियो में अपन एमसीपी सर्वर को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे और लास्ट में अपन एक खुद का सर्वर भी बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे क्लाउड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हर एक कंपनी के अंदर एक ऐसा पोर्टल होता है जहाँ पे सारे इंजीनियर्स सारे बग्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो बग्स उनकी टीम को असाइंड है या जो बग्स उन्हें असाइंड है। और जब किसी बग को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे बग 1 को सेलेक्ट किया, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपने पास आ जाती है। उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी सेवरिटी क्या है, सारी चीज़ें। अब आप अगर इस पोर्टल को ध्यान से देखो तो सपोज़ ये पोर्टल आपका रिएक्ट में बना हुआ है, ठीक है? इस पोर्टल में यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है वो ऑब्वियसली किसी बैकएंड एपीआई के थ्रू आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 2-3 एपीआई यहाँ पे मेंशन करी है। इसका मतलब जब मैं बग 1 पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तब एक एचटीटीपी कॉल जाती है। उसका एक फॉर्मेट होता है, जो रिक्वेस्ट मेथड होता है वो गेट होता है और जो बग आईडी है वो एज़ ए यूआरएल पैरामीटर पास होती है, ठीक है? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजूँगा रिक्वेस्ट, तभी मेरे पास जो वाला रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। अब मान लो, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब आपको मालूम पड़ेगा। अब सपोज़ एआई का ज़माना है और आपका प्रोडक्ट मैनेजर आपके पास आता है और वो बोलता है कि हम डेली आके यहाँ पे इस वाले पोर्टल पे सारे बग सर्च करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। तो क्यों ना एक ऐसा स्मार्ट असिस्ट चैटबॉट बनाया जाए, जहाँ पे मैं सीधा एज़ अ प्रॉम्प्ट डालूँ कुछ भी और ये मुझे सारे बग्स अपने आप फ़िल्टर आउट करके लेके आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन प्रॉम्प्ट देते हैं कि मतलब लिस्ट डाउन टॉप 5 बग्स असाइन टू मी एंड हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? तो ये मुझे सारे बग्स लाके देगा, जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और जो मुझे असाइन्ड है, राइट? अब आप ध्यान से देखोगे कि ये जो टूल्स बना रहे हैं अपन, इस टूल को बनाने के लिए ऑब्वियसली अपन को किसी एआई मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? वो एआई मॉडल सपोज़ आपका क्लाउड हो सकता है या जीपीटी हो सकता है या फिर जेमिनी हो सकता है, राइट? कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये जितने भी जेएनएई मॉडल्स रहते हैं, ये किसी डेटा पे प्री ट्रेन्ड रहते हैं। तो सपोज़ 2024-25 तक जो भी डेटा अवेलेबल था, उनसे इनकी ट्रेनिंग हो रखी है। लेकिन ये जो अपन ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला है, ये प्रॉम्प्ट आपकी कंपनी की स्पेसिफिक है। ये जो बग्स है, वर्क आइटम है, ये इन्फॉर्मेशन ओनली आपकी कंपनी के बारे में है, ये बाहर एक्सपोज़ नहीं है। तो ये टूल की जो मॉडल्स है, ये डेटा नहीं ले आ पाएँगे। ये डेटा को लाने का एक ही तरीका है कि इनमें से कोई एपीआई कॉल करे सर। अब ये आता है क्वेश्चन कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये बड़ा डायनामिक है। मतलब अगर मैं इस वाले प्रॉम्प्ट में ये डाल दूँ कि मुझे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का बग है, सिंगल बग है, उसकी इन्फॉर्मेशन लाके दो, तब ये वाली एपीआई कॉल करेगा, बग इन्फो, बग आईडी करके। या हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशन में एपीआई कॉल करे, राइट? तो अब यहाँ पे कोई फिक्स्ड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है जिस पे क्लिक करके अपन को एपीआई रेंडर कर दे। तो इसको मालूम कैसे पड़ेगा कि इनमें से कौन-सी एपीआई कॉल करनी है? तो बेसिकली एआई एप्लीकेशन को बैकएंड एपीआईज़ या फिर जो भी सिस्टम है आपका, एक्सटर्नल सिस्टम है, उससे उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी क्या है? एआई एप्लीकेशन को बैकएंड से जो जो आपकी लेयर कनेक्ट कर रही है उसको अपन एमसीपी बोलते हैं। तो अगर इसको अपन डायग्राम से समझे, तो मान लो ये एआई एप्लीकेशन है, ठीक है? और यहाँ पे समझो आपने कोई भी, ये आपका सर्वर है या कोई भी एक्सटर्नल सर्विस है। ये यहाँ पे मैं आपको एपीआई से समझा रहा हूँ, हो सकता है कोई डेटाबेस मतलब हो सकता है कोई और टाइप की सर्विस हो, बट डेटा किसी एक्सटर्नल वर्ड से आ रहा है। अब यहाँ पे ए एप्लीकेशन क्या है, वो सीधा इससे बात नहीं करती है, बल्कि अगर इनको कोई डेटा चाहिए होता है, तो ये यहाँ पे एमसीपी सर्वर रहता है बीच में, ये है एमसीपी सर्वर। तो अगर ए एप्लीकेशन को बैकएंड से कुछ डेटा चाहिए तो एमसीपी सर्वर से बात करेगी। एमसीपी सर्वर क्या करता है, ये यहाँ पे जो एचटीटीपी या जो भी रेस्ट एपीआई कॉल है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीपी सर्वर की रहती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये फिक्स्ड है, इसको इसी फॉर्मेट में भेजना है, ये प्री डिफाइंड है। तो ये प्री डिफाइंड जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो डील करता है एमसीपी सर्वर। और ए एप्लीकेशन क्या करती है, वो सीधा एमसीपी सर्वर का ही फंक्शन कॉल करती है। तो इस वाले केस में अगर मुझे यूज़र के सारे बग्स आने हैं, तो ये एमसीपी सर्वर एक फंक्शन एक्सपोज़ करता है विद यूज़र बग्स, विद यूज़र आईडी। और ये फंक्शन इंटरनली ये एपीआई कॉल करेगा, कौन सी वाली? हाँ, स्लैश यूज़र्स स्लैश बग्स और यूज़र आईडी, ठीक है? तो एमसीपी सर्वर ये एपीआई कॉल करेगा।
अब ये पूरा काम होता कैसे है डिटेल में वो अपन देखते हैं। बट क्या एमसीपी सर्वर ही ओनली वे है ये काम करने का? ऐसा नहीं है। ये काम अपन बिना एमसीपी सर्वर के भी कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि सपोज़ यहीं पे ये एप्लीकेशन के अंदर ही मैं एक छोटा-सा यूटिल बना दूँ। ये यूटिल क्या करेगी, ये इस प्रॉम्प्ट को एलएलएम की मदद से पास करेगी और कुछ कीवर्ड्स लेके आएगी। और उन कीवर्ड्स पे अपन यहाँ पे कुछ भी बिज़नेस लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये वाला कीवर्ड आए तो मुझे ये एपीआई कॉल करनी है काइंड ऑफ, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। या फिर मैं एक रीडमी फाइल इसको दे सकता हूँ यहाँ पे, और उस वाली रीडमी फाइल में अपन ये सारे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि अगर ये वाला कीवर्ड आए या फिर इस टाइप की रिक्वेस्ट हो तो तुम्हें ये एपीआई कॉल करनी है, ठीक है? ये भी एक तरीका है कि इसको रीडमी फाइल से भी किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है ना इन सारे वेज़ में कि ये एआई एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब सपोज़ अभी आपकी टीम एक ऐसा टूल बना रही है, अगर सेम रिक्वायरमेंट मान लो किसी दूसरी टीम के पास आती है, तो वो भी अपने यहाँ पे कोड में ये सारी चीज़ें डालेगी, ठीक है? तो यहाँ पे अपन बार-बार कोड को डुप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस एक ही है। तो फिर इस केस में क्या किया कि हुआ क्या कि जब ये सारे टूल आए थे अपने पास, जो जेनआई के मॉडल्स आए थे, तो ये सारे प्री ट्रेन्ड डेटा पे काम करते हैं, राइट? लेकिन जो भी एंटरप्राइज़ कंपनीज़ है, वो इन एआई मॉडल्स को यूज़ लेना चाहती थी अपने डेटा के साथ। कंपनी का डेटा क्या है? ये है मान लीजिए जैसे बक्स वाला। तो अगर कंपनी अपने डेटा के साथ ये मॉडल्स को यूज़ लेना चाहती है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ बैकएंड एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? उनको इनको लिंक करना पड़ेगा अपने सिस्टम के साथ। तो सारी कंपनीज़ है ना एक इंटीग्रेशन मॉड्यूल बनाने लग गई, एक इंटीग्रेशन सर्विस बनाने लग गई, जो एआई एप्लीकेशन को जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करती है। तो जब मतलब एंथ्रोपिक ने ये सारी चीज़ें नोटिस करी कि सारी कंपनीज़ अपना-अपना इंटीग्रेशन सॉल्यूशन बना रही है, तो उन्होंने एक फॉर्मेट बना दिया, एक प्रोटोकॉल बना दिया कि अब अगर एआई एप्लीकेशन बात करना चाह रही है बैकएंड से, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू बात होगी। उसको बोलते हैं एमसीपी, हाँ, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है? ये उसी तरह से है कि जैसे आपका ब्राउज़र है, अगर ब्राउज़र आपका सर्वर से बात करता है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, राइट? सिमिलरली जब एआई एप्लीकेशन को बात करनी रहती है, तो जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो एमसीपी। तो अभी अपन देखते हैं कि आखिर एमसीपी सर्वर है क्या? और पूरा फ्लो देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, एआई एप्लीकेशन एमसीपी सर्वर से बात कैसे करती है, ठीक है? तो पहले आते हैं एमसीपी सर्वर पे। तो एमसीपी सर्वर मैंने आपको बताया कि कुछ फंक्शन एक्सपोज़ करता है, ठीक है? और ये फंक्शन क्या करते हैं, जो एआई एप्लीकेशन है वो सीधा ये फंक्शन यूज़ लेती है, और ये फंक्शन इंटरनली जो भी आपकी है ना एक्सटर्नल सिस्टम है उससे बात करते हैं। जैसे इस वाले केस के अंदर अगर एचटीटीपी कॉल करनी है, तो इस फंक्शन के अंदर आप एचटीटीपी कॉल करने का कोड यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल के अंदर आप सपोज़ ये सारे फंक्शन अपन ने एक्सपोज़ कर रखे हैं। एक होगा गेट यूज़र बक्स, एक है मान लो गेट टीम बक्स। ये क्या करेगा, उस टीम की आईडी लेगा और सारे बक्स लेके आएगा। सिमिलरली एक होगा गेट बग इन्फो, ये क्या करेगा, बग आईडी लेगा और इंटरनली ये एचटीटीपी कॉल करेगा किसको, जो एपीआई अपने बग इन्फो और आगे जो भी आपकी बग आईडी रहती है उसके साथ, ठीक है? तो ये सारे टूल एक्सपोज इस एमसीपी सरणी, इनको आप टूल बोल सकते हो, इनको फंक्शंस बोल सकते हो। इनके साथ में जो एक चीज़ एक्सपोज करता है एमसीपी सर्वर, वो रहता है एक टूल एपीआई, लिस्ट ऑफ टूल्स, टूल लिस्ट। ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है जितने भी टूल्स इस एमसीपी सर्वर ने एक्सपोज किए हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी फंक्शंस, ठीक है? ये क्या करता है, उन सारे फंक्शन का नेम, जैसे गेट यूज़र बक्स, ये फंक्शन का नेम है, राइट? इसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन कि गेट ऑल बग्स असाइन टू यूज़र, ठीक है? ये इसका डिस्क्रिप्शन और साथ में आप मान लो कि इसके पैरामीटर्स क्या रहते हैं, ठीक है? ये कौन से पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो इसका पैरामीटर रहेगा वो रहेगा यूज़र आईडी, ठीक है? और ये स्ट्रिंग। तो मतलब इस तरीके से ये जितने भी टूल्स एक्सपोज्ड हैं, वो सारों की लिस्ट यहाँ पे रिटर्न करता है टूल लिस्ट फंक्शन, ठीक है? ये अपना एमसीपी सर्वर ये सारी चीज़ें एक्सपोज करता है। अब अपन देखते हैं कि ये एप्लीकेशन को पता कैसे लगता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन कॉल करना है, राइट? जैसे ये आपने प्रॉम्प्ट दिया, ये एप्लीकेशन को पता लगाना पड़ेगा ना कि हाँ, ये प्रॉम्प्ट के लिए मुझे गेट यूज़र बक्स ये फंक्शन कॉल करना है।
और सबसे बड़ी बात, कौन से फंक्शन, कौन से टूल्स अवेलेबल है। तो ये काम 2 फेज़ में होता है। सबसे पहला फेज़ होता है डिस्कवरी फेज़। अब क्या होता है डिस्कवरी फेज़ में, जो आपकी एआई एप्लीकेशन है यहाँ पे, जो एआई एप्लीकेशन है, वो क्या करती है, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है एमसीपी सर्वर को, ठीक है? और जो मैंने भी आपको बताया था टूल, टूल लिस्ट वाला, कि जो सारे टूल्स की लिस्ट लेके आता है, ठीक है? टूल्स लिस्ट, ये फंक्शन कॉल करती है, ठीक है? ये फंक्शन के रिस्पॉन्स में इसको सारे जितने भी फंक्शंस यहाँ पे एक्सपोज़्ड है, जितने भी टूल्स एक्सपोज़्ड है, उनकी लिस्ट मिल जाती है, ठीक है? विथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड द पैरामीटर्स, ठीक है? अब ये होता है डिस्कवरी फेज़। ये होता कब है? जब भी आप ए एप्लीकेशन को लॉन्च करते हो, जैसे जैसे मान लो कर्सर है या फिर क्लाउड का ऐप है, या फिर जो भी आप यूज़ ले रहे हो, जब भी वो एप्लीकेशन लॉन्च होता है, जब भी आप कर्सर ओपन करोगे, तो सबसे पहले इनिट के अंदर ही कर्सर क्या करेगा, ये सारे टूल्स, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा एमसीपी सर्वर का, और ये सारे टूल्स कैश में डाल देगा, ठीक है? अब ये होता है डिस्कवरी फेज़। अब इससे क्या होता है कि जो एलएलएम है, जो आपका कर्सर है, उसको ये मालूम पड़ गया कि ये सारे फंक्शंस एक्सपोज़्ड हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन फेज़। इसके अंदर क्या होता है, आप एक्चुअली प्रॉम्प्ट डालते हो, ठीक है? जैसे आपने मान लो ये वाला प्रॉम्प्ट, सबसे पहला फेज़ रहता है इसके अंदर, अ, यूज़र प्रॉम्प्ट। यूज़र प्रॉम्प्ट देता है। जैसे ही यूज़र प्रॉम्प्ट देता है, तो ये प्रॉम्प्ट जो एलएलएम आपका अंडरलाइन एलएलएम है, वो ये प्रॉम्प्ट से ये पता लगाना होता है उसको कि व्हिच टूल टू यूज़, ठीक है? अब जो एलएलएम है, जो आपका कर्सर है, उसके पास ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि ये वाले टूल्स एक्सपोज़ हैं। तो वो क्या करेगा, जो अंडरलाइंग मॉडल है एलएलएम, वो अपने आप पता लगाएगा कि इनमें से कौन-सा टूल्स को यूज़ लेना है, और ये काम होता है जो इसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से। और इसी काम को, इसी स्टेप को करने के लिए अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं के साथ, ठीक है? ये क्या करेगा, ये वाला प्रॉम्प्ट को देखेगा एलएलएम, और साथ में जितने भी टूल्स एक्सपोज़ है, सबके डिस्क्रिप्शन देखेगा, और यहाँ पे मैच करेगा कि इनमें से कौन-सा सबसे प्रॉपर मैच है, ठीक है? जो भी इसको मैच मिलेगा यहाँ पे, जो भी मैच मिलेगा, वो वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देगा, ठीक है? और ये यहाँ पे एमसीपी सर्वर है। तो इस वाले केस में इसको पता लगेगा कि गेट यूज़र बग्स सबसे एप्रोप्रिएट मैच है, ये कॉल कर देगा। ये कॉल तो कर देगा, और साथ में क्योंकि अपन ने यहाँ पे उसको बता रखा है कि पैरामीटर्स अपन ये यूज़ लेने वाले हैं, तो ये पैरामीटर्स भी यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक पास कर देगा, कि जो भी उसकी यूज़र आईडी। तो इस तरह से ये 2 फेज़ में काम हो रहा है। तो ये जो अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब अगर आप ये नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे गेट यूज़र बग्स है, इसको आप एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ना, ये बताता है एलएलएम को कि एक्चुअली कौन-सा टूल यूज़ लेना है। तो अभी अपन ये देखते हैं कि जो एमसीपी सर्वर्स है, वो 2 टाइप के होते हैं। इनको आप, एक तो होता है लोकल सर्वर, और एक होता है रिमोट सर्वर। इनका मतलब क्या है? ये सबसे पहले देखते हैं कि लोकल सर्वर का मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूँ लोकल सर्वर, तो इसका मतलब है कि जहाँ आपकी एआई एप्लीकेशन पड़ी है, जिस जिस कंप्यूटर में, जिस बॉक्स में, उसी के अंदर आपका एमसीपी सर्वर है, ठीक है? जहाँ पे, जैसे इस वाले एग्जांपल में, जहाँ पे ये एआई एप्लीकेशन रन हो रही है, उधर ही आपका एमसीपी सर्वर है, और ये सबसे कॉमन तरीका है। इसका मतलब दोनों एक ही कंप्यूटर में, दोनों एक ही पीसी में, एक ही सर्वर पे है। तो इस केस में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो जो अपन ट्रांसपोर्ट यूज़ लेते हैं, वो लेते हैं एसटीडीआईयू, ठीक है? एसटीडीआईयू, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये नाम सुन के आपको लग रहा है ये क्या है? लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का ये मतलब है कि ये दोनों अलग-अलग प्रोसेस रहेगी। अगर दोनों एक ही डब्बे पे हैं, एक ही सर्वर पे हैं, तो सपोज़ इसको P1 प्रोसेस असाइन हुई, और जो एमसीपी सर्वर आपका रन हो रहा है, उसको P2 प्रोसेस असाइन हुई। तो जो एसटीडीआईओ आपका प्रोटोकॉल है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके अंदर सिंपल सी बात है कि इन दोनों प्रोसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है। ये जो P1 प्रोसेस है, वो P2 को अपना मैसेज भेजती है, P2 P1 को भेजती है, ठीक? यहाँ पे कोई भी एचटीटीपी कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। एचटीटीपी का यूज़ आता है नेटवर्क कॉल में। नेटवर्क मतलब आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जा रही है। लेकिन जब दोनों एक ही बॉक्स में, एमसीपी और ये एप्लीकेशन, तो कोई यूज़ नहीं है कि आप एचटीटीपी कॉल करो। तो ये टाइप के लिए होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो एक तरह से प्रोसेस कम्युनिकेशन ही है, ठीक है?
जो अगला आता है वो होता है रिमोट सर्वर। इसके अंदर क्या होता है कि जो एआई एप्लीकेशन और जो एमसीपी सर्वर है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे होता है, ठीक है। एआई एप्लीकेशन और एमसीपी सर्वर है वो बिल्कुल अलग अलग मशीन पे रहता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए अपन में काम लेता है एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसटीडीआई और एचटीटीपी ये दोनों ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें हैं। अब जब भी अपन कोई प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, जब भी अपन कोई प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं तो उसके उसके दो तरीके हैं कि एक तो उसका फॉर्मेट क्या होगा जो मैसेज जाएगा, और दूसरा ट्रांसपोर्ट क्या होगा। अब जो एमसीपी प्रोटोकॉल है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या फिर एचटीटीपी, डिपेंडिंग ऑन कि रिमोट है कि लोकल सर्वर है। लेकिन जो फॉर्मेट है वो हमेशा सेम रहता है। फॉर्मेट बिल्कुल डिफाइंड फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे अपन को भेजनी होती है चीज़ें, स्टैंडर्डाइज्ड है। तो फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं जेसन आरपीसी, ठीक है। इसके अंदर जो मैसेज है वो जेसन फॉर्मेट में जाता है, जिसके अंदर अपन मेथड वगैरह जो मैंने आपको टूल्स बताए थे, मेथड पैरामीटर्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अपन ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पढ़ ली है, अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन से लेके पूरे कोड लिखने तक के सारे स्टेप्स मेंशन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपन विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। इसके अंदर टर्मिनल में जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो आप उस वाली पर्टिकुलर डायरेक्टर में आप जाओ, और वहाँ पे जाके आप ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, इसलिए मैं स्टेप फॉलो नहीं कर रहा हूँ अगेन। तो मैं सीधा यहाँ से शुरू करूँगा। अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाके अपना ना प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, ठीक है। npm init FIL। अब आप क्या करोगे, अब जैसे आपने ये कमांड रन करी, इसने एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना दी, ठीक है। अब एक बार वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ये फाइल बनी होगी। ये वाला मेरा फोल्डर था, तो यहाँ अपन आ गए। यहाँ आप देखोगे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई। अब अगला स्टेप अपना है कि अपन को एमसीपी से सर्वर बनाने के लिए जो एसडीके जो टूल चाहिए वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो टूल इंस्टॉल करने के लिए अपने पास कमांड ये वाली है। तो अपन एमसीपी एसडीके प्लस जेडोडी करके एक लाइब्रेरी है जो स्कीमा वैलिडेशन का काम करती है, तो ये भी अपन इंस्टॉल करेंगे, ठीक। जब तक ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल होती है, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद अपन जो पैकेज डॉट जेसन है यहाँ पे टाइप एक बार इसका मॉड्यूल कर देते हैं, ताकि अपन जो है ना इम्पोर्ट वगैरह आराम से कर पाए। अब क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर अपन जो भी अपन को टूल्स चाहिए एमसीपी सर्वर और ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए, वो अपन ने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले अपन ने इंपोर्ट किया वो एमसीपी सर्वर, ये एसडीके से जो भी अपन इंस्टॉल किया वहाँ से। दूसरा एसटीडीआई और ट्रांसपोर्ट अपन लोकल बना रहे हैं एमसीपी सर्वर, तो एसटीडीआई और ट्रांसपोर्ट अपन यूज़ लेंगे, ठीक है। और ये जो जेडोडी लाइब्रेरी ये स्कीमा वैलिडेशन का काम करेगी। जैसे स्ट्रिंग है तो वैलिडेट करती है स्ट्रिंग है, ईमेल है तो ईमेल का वैलिडेशन, ये अपन आगे इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है। उसके आगे वाला स्टेप है अपने पास, अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन बैक एंड एपीआई बना नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो अपन एक अपना डमी डेटाबेस बनाते हैं बग्स का, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे एक जेसन एरे बना ली बग्स की, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बग्स है। अब हर एक बग के लिए आईडी है, टाइटल है, प्रायोरिटी है, स्टोरी पॉइंट्स है। एक तरह से अपना डेटाबेस का काम करेगी अपने लिए। अब अपन बनाएंगे इसके लिए टूल्स, ठीक है। और टूल से पहले अपन एक बार एमसीपी सर्वर क्रिएट करते हैं। तो एमसीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है ये, जो एमसीपी सर्वर ऑब्जेक्ट अपन ने इंपोर्ट किया है उसके अंदर नाम और वर्जन अपन देते हैं, तो अपना सर्वर ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में अपन इसके टूल्स बनाएगी। मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि ये बना कैसे, कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे एक टूल अपन ने डिफाइन किया है गेट टॉप प्रायोरिटी बक्स, ठीक है। ये फंक्शन है। तो टूल्स के अंदर ये सर्वर डॉट टूल फंक्शन है, जो आपको एक टूल या एक नया फंक्शन बना के देता है। इसके अंदर पहला आर्गुमेंट होता है फंक्शन का नाम, दूसरा होता है उसका डिस्क्रिप्शन जिसकी भी अपन ने बात की थी, उसके बाद में जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, और फिर ये जो एसिंक फिर अपन क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या रहेगा यहाँ पे अपन को, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास करे तो एम्प्टी है। डेफ और फंक्शन की डेफिनेशन में अपन क्या करते हैं
कि जो बग्स की एरे अपने पास वहाँ से फ़िल्टर कर रहे हैं जहाँ पे प्रायोरिटी P1 हो। तो अपन को ये सारे P1 प्रायोरिटी के बग्स रिटर्न करने हैं, ठीक है? टॉप प्रायोरिटी के बग्स, और जो भी आएगा रिस्पॉन्स उसको अपन इस वाले फॉर्मेट में रिटर्न कर दे रहे हैं। सिमिलरली गेट बग डिटेल्स में क्या रहता है, जो पैरामीटर वाला जो थर्ड पैरामीटर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर बग आईडी आई है। ये जो जेट डॉट स्ट्रिंग है ये डिफाइन करता है कि ये जो आईडी आएगी ये हमेशा ऐसे स्ट्रिंग ही आएगी, इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा, ठीक है? वैलिडेट करता है इसको। फिर ये जो अपना फंक्शन यहाँ पे अपन ने पास किया है इसके अंदर अपन सिंपल सा बग्स के में फाइंड कर रहे हैं कि ये बग आईडी कौन से बग की है, और ये यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन ने ये दो टूल एक्सपोज कर दिए। अब अपन क्या करेंगे, हम अपना ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर अपने एक ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको अपने एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करते हैं, सिंपल, ठीक है? ये ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने एसटीडीआई और सर्वर ट्रांसपोर्ट जो ऊपर इंपोर्ट किए थे, जो सर्वर जो अपना एमसीपी सर्वर ऑब्जेक्ट था उसको कनेक्ट कर दिया इस ट्रांसपोर्ट के साथ। यहाँ पे अपना एमसीपी सर्वर बन के तैयार है और इसने ये दो टूल्स एक्सपोज किए। अब जब मैं इसको रन करूँगा index.js, तो ये बिना किसी एरर के रन हो गया। अब अपन चलते हैं एमसीपी क्लाइंट के साइड पे। सर्वर अपना रेडी है, क्लाइंट के लिए अपन क्लाउड का यूज़ ले रहे हैं। क्लाउड के अंदर मैं एक बार इसको रीलॉन्च कर देता हूँ, ठीक है? क्लाउड, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ क्लाउड को, तो यहाँ पे जब आप इसमें जाते हो कस्टमाइज के अंदर कनेक्टर्स में ही आपको सारे एमसीपी सर्वर या फिर कनेक्टर्स दिखते हैं। अभी आप देख रहे हो कि सारे जो मैं यूज़ ले रहा हूँ वही, कोई भी लोकल नहीं है, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, अब अपन को इसके अंदर ये जो क्लाइंट है अपना क्लाउड, इसको एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए अपन इसके अंदर कॉन्फ़िग में जाते हैं, लोकल एमसीपी सर्वर्स के अंदर। तो जब आप डेवलपर सेक्शन में जाते हो या एडिट कॉन्फ़िग करोगे तो ये अपनी फ़ाइल का पाथ दे देता है। यहाँ पे ये इस फाइल को ओपन करो आप विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे आप एमसीपी सर्वर डिफ़ाइन कर दो, ठीक है? कैसे डिफ़ाइन करोगे आप, तो उसके लिए जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे मैंने पाथ डाला है पूरा ये एमसीपी सर्वर, और इस तरह से, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये एमसीपी सर्वर थे। तो इस तरह से अब इसमें क्या रहता है, ये बग्स नाम का एक कनेक्टर बनाएगा, या आप कुछ भी नाम देख सकते हैं यहाँ पे। कमांड और आर्गुमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमांड के अंदर क्योंकि अपना नोड की मदद से बनाया अपन ने, तो जो आपका नोड का जो भी पाथ है जो आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है वहाँ तक का आप डालोगे, ठीक है? और आर्गुमेंट्स में जो आपके एमसीपी सर्वर का पाथ है वो यहाँ पे डालो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो index.js है यहाँ से मैं कॉपी पाथ करता हूँ और इस वाली कॉन्फ़िग फाइल में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ मैंने डाल दिया। अब ये वाली कॉन्फ़िग तैयार है। अब मैं जाके क्लाउड में इसको रीलॉन्च करता हूँ। अपन इसको रीलॉन्च किया और वही अपन कस्टमाइज़ पे जाते हैं और यहाँ पे सारी कनेक्टर्स देखते हैं। अब आप देखोगे कि अपने पास एक नया कनेक्टर बन के आ गया बग्स करके, जो अपन ने वहाँ नाम दिया था। इसके अंदर ये 2 टूल्स है वो अपने आप एक्सपोज़ हो गए जो अपन ने फंक्शन बनाए थे। अब ये ऑलवेज़ अलाउ है ऑलरेडी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चैट पे जाता हूँ, फेच लिस्ट ऑफ टॉप प्रायोरिटी बग्स। मैंने सिंपल सा इसको कमांड दिया। अभी क्या करेगा, ये टूल्स फाइंड कर रहा है और यहाँ इसने पता लगा लिया कि ये 2 बग है, ठीक है? इसका मतलब इसने जो अपन ने फंक्शन बनाया था यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी बग्स, ये फंक्शन कॉल कर दी, ठीक है? इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जिनका P1 है वो रिटर्न कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे P1 किसका है, P1 अपन ने इन 2 का डाला है, एक तो ये है और एक ये है। तो इसने इन 2 को अपने आप रिटर्न कर दिया, बग 101 एंड 103 चेकआउट है। इन दोनों की प्रायोरिटी P1 थी। अब अगर मैं डालता हूँ कि शो मी डिटेल्स अबाउट बग 102 सपोज, तभी क्या करेगा, 102 की डिटेल्स निकालने जाएगा। अपन एक बार देख लेते हैं 102 क्या है, लॉगिन फेलियर। तो अभी गेट बग डिटेल्स, इसने 102 की डिटेल निकाल के ले आई। अब यहाँ पे इसने कौन सा फंक्शन कॉल किया, यहाँ इसने फंक्शन कॉल किया वो था ये वाला गेट बग डिटेल्स,
ठीक है? तो अपन ने एक सिंपल सा कुछ नहीं किया, एक एमसीपी सर्वर बनाया, उसको रन किया और उसके बाद में ये एमसीपी क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। इसके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। यहाँ पे जाके अपन ने बस पाथ दिया, इसको कॉन्फ़िगर किया और अपन यहाँ पे रिज़ल्ट देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ये था एमसीपी सर्वर के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की और वीडियोज़ बनाने का। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।